अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के स्टैट्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स के टोटल जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। चैप्टर नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन। चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 7 बेस कर रहा होगा रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और चैप्टर नंबर 9 है जो वो कंबाइन है दो डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, जिनको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं और हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन आज का जो आपका लेक्चर होगा वो स्टैट्स की हिस्ट्री के बारे में होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इसके ऊपर काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से साइंटिस्ट की इसके अंदर कंट्रीब्यूशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 9th सेंचुरी के अंदर एक इस्लामिक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल-किंडी। उन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को जो है वो यूज़ किया था। उन्होंने इसकी एप्लीकेशन को यूज़ किया था किस किस चीज़ मकसद के लिए। वो मकसद हमारे पास क्या था कि उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ या वार के अंदर जो है वो इंस्क्रिप्टेड मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को भेजे जाते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्टेड मैसेजेस का मतलब है कि प्रोटेक्टेड मैसेजेस। ठीक है, जैसे कोडिंग वगैरह होती है ना, तो कोडिंग के अंदर जो है वो मैसेज एक दूसरे को कन्वे किए जाते थे। उनका मकसद क्या होता था कि एक इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने दूसरी पार्टी तक पहुंचाना या अपनी दूसरे जो हमारे पास एजेंसीज हैं उन तक कन्वे करना इन्फॉर्मेशन को, और उनकी जो है वो कोडिंग की गई होती थी ताकि जो दूसरे मुल्क हैं वो उसको जो है वो ट्रांसलेट ना कर सकें, उसको रिसीव करके वो चेक ना कर सकें कौन सी इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा है। लेकिन अल-किंडी ने क्या किया कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बगदाद के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ विजडम, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा एल्गोरिदम ड्रा किया, ऐसा एल्गोरिदम जो है वो एक बनाया जो इन इनस्क्रिप्टेड मैसेजेस को डीकोड कर सकता था। ठीक है, और ये एल्गोरिदम बेस कर रहा था स्टैट्स की एप्लीकेशन के ऊपर जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो मैसेजेस ज़्यादा रिपीटेड नंबर ऑफ़ टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो कन्वे हो रहे थे, उन्होंने उनको एनालाइज किया और एल्गोरिदम के थ्रू उनको जो है वो डीकोड किया। 11th सेंचुरी के अंदर एल-ब्रूनी ने जो है वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर जोर दिया है कि उनको बार बार जो है वो रिपीट किया जाए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट किया जाए। अब ब्रूनी को कंसर्न क्या था कि जो मुख्तलिफ एरर्स हैं काज कर रहे हैं, जो मिसाल के तौर पे जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहा था उनके अंदर जो एरर आ रहा था, या ह्यूमन बेस्ड जो एरर थे, ह्यूमन ऑब्जर्वर्स जो एरर प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। तो इस मकसद के लिए उसने क्या बोला कि आप जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो बार बार रिपीट करें ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके। He argued that if instruments produce errors because of their imperfections, then multiple observations must be taken and analyzed qualitatively. उसने इस चीज़ पर जोर दिया कि अगर इंस्ट्रूमेंट जो है मुख्तलिफ एरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनकी इम्परफेक्शन की वजह से, मतलब उनका जो है वो मटेरियल ठीक नहीं है या वो ठीक तरीके से बने नहीं हुए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई, तो उसको हल करने के लिए आप क्या करें, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन लें और उनको जो है वो क्वालिटेटिवली फिर एनालाइज चेक करें कि कौन सी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वह जो ठीक है वो अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, तो उसको जो है वो आप बाद में एनालाइज करें, चेक करें कि कौन सा फॉल्टी ऑपरेटर है ताकि उसको रिमूव किया जा सके। 19th सेंचुरी के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड था उसने न्यूमेरिकल डाटा को ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल डाटा था उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ साथ उसने डाटा की इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट कर दी थ्रू अप्रोप्रिएट एनालिसिस। मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू, मुख्तलिफ लिमिटेड सोर्स ही थे तब, स्टैट्स की मुख्तलिफ टेक्निक्स नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड एप्लीकेशन के बावजूद भी उसने क्या किया, स्टैट्स का रोल हमारे पास बढ़ता गया। उसने तकरीबन हर फील्ड, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो कवर करना स्टार्ट कर दिया और उसके एनालिसिस भी स्टार्ट कर दी। डाटा का जो वर्ड है उसको हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स के लिए, और एक सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट जो है उसको हम कहते हैं डेटम। मिसाल के तौर पे जो डेली टेम्परेचर है वो हमारे पास, या एक दिन का टेम्परेचर है वो एक हमारे पास फैक्ट है और उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक हक़ाइक़ है, एक फैक्ट है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटम बोलेंगे। Since early 1920s, with the growth in the experimental sciences, there was a need for reliable scientific methods for analyzing the results of experiments and surveys. जैसे 1920 स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल साइंसेज के अंदर ग्रोथ हुई, मुख्तलिफ साइंसेज के रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू कर दिए। तो फिर ज़रूरत पेश आई क्योंकि ऐसा साइंटिफिक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज कर सकें और उनको जो है वो इंटरप्रेट कर सकें। Although the gathering and presenting of information is still an important part of statistics, the modern statistics is quite different from the early days. कहते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करना उस इंफॉर्मेशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है ये अर्ली डेज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि तब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तब सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, तब कंप्यूटर्स नहीं थे। लेकिन आज के दौर के अंदर क्योंकि मॉडर्न हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, उनके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम अपने डाटा को इनपुट करते हैं और वो हमें मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर उसका एनालिसिस, उसका टेस्ट जो है परफॉर्म करके हमें दे देता है। स्टैटिस्टिक्स nowadays includes probability theory and applied mathematics। आजकल की स्टैटिस्टिक्स के अंदर एप्लीकेशंस किसकी आती हैं, probability theory की भी आती हैं, applied mathematics की भी आती हैं। These days computers have made to perform statistical analysis routinely which could not have been contemplated in the past। देखिए आजकल के दौर क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, कंप्यूटर का टाइम है, ठीक है, तो हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं रूटीनली, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था पहले वक्तों के अंदर, क्योंकि तब ये टेक्निक्स नहीं थी, तब ये मेथड्स हमारे पास नहीं थे, तब ये टूल्स हमारे पास नहीं थे, तब हमारे पास ये मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल के सॉफ्टवेयर क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट हैं, मौजूद हैं, तो आजकल हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ जिसको हम कहते हैं स्टेटस, या इटालियन वर्ड से ड्राइव हुआ जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टा। इन दोनों का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। इन द पास्ट स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड बाय रूलर्स। अच्छा, ज़माना कदीम के अंदर क्या होता था कि जो हुक्मरान होते थे या जो बादशाह होते थे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी अपनी स्टेट के बारे में, अपनी ज़मीनों के बारे में, अपनी कॉमर्स के बारे में, ठीक है, टैक्सेस के बारे में, और अपनी मिलिट्री के जो असेट्स थे कि उनके पास कितना हमारे पास जो है वो एमुनेशन मौजूद है, कितने सेट्स हैं हमारे पास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उनके अंदर पोटेंशियल कितनी है कि वो कितने स्ट्रांगली जो है वो डिफीट कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ में, वो कैसे फाइट कर सकते, क्या उनके अंदर जो है वो पोटेंशियल इतनी मौजूद है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरत होती थी तब गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो तब क्या हुआ था, तब भी स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया करते थे रूलर्स, ठीक है, इन सारे कामों के लिए, कि मतलब इस इंफॉर्मेशन को, इन सारी फील्ड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए स्टैट्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसके आगे हम मूव करें तो गॉटफ्रीड एकेनवाल हमारे पास जो है वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने स्टैटिस्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया था एक जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर 1749 के अंदर, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन 1971 W. Hooper used the word statistics in his translation of Elements of Universal Erudition written by Baron B.F. Byford। अच्छा, W. Hooper एक इंग्लिश मैन था, ठीक है, उसने क्या किया था, एक बुक को ट्रांसलेट करते हुए स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को इस्तेमाल किया था जो कि रिटन थी बैरन B.F. Byford ने किया था, उसको राइट किया था। In his book, statistics has been defined as the science that teaches us what is political arrangement of all the modern states of the known world। उस बुक के अंदर उसने स्टैट्स को कैसे डिफ़ाइन किया कि साइंस है हमारे पास जो टीच करती है कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या है आजकल के दौर की तमाम हमारे पास स्टेट्स की। During the 18th century, the English writer have used the word statistics in their works। 18वीं सदी के अंदर इंग्लिश राइटर ने स्टैटिस्टिक्स का वर्ड को अपने मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल किए। सो स्टैटिस्टिक्स है डेवलप्ड ग्रेजुअली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। तो हम देख सकते हैं कि पिछले मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ सालों के अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, William S. Gossett developed the methods for decision making based on the small sets of data। 20वीं सदी के स्टार्ट के अंदर एक हमारे पास साइंटिस्ट था विलियम एस गॉसेट, उसने क्या किया था,
एक ऐसे मेथड डेवलप किया था जिसके बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ डिसीजंस ले सकते थे, और वो डिसीजंस हमारे जो हैं वो डेवलप जो बेस कर रहे होते थे मुख्तलिफ डाटा सेट्स के ऊपर। ठीक है, ये स्मार्ट डाटा सेट के ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ जो है वो डिसीजन ले सकते थे। उसने ऐसे मेथड जो है वो डेवलप किए थे। ड्यूरिंग द 20th century, several statisticians are active in developing new methods, theories and applications of statistics। तो आजकल के दौर के अंदर हम देखें तो इतने ज़्यादा साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो कि इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को जो है वो डेवलप करें, मेथड्स को डेवलप करें, थ्योरीज़ को डेवलप करें, ताकि जो है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड की जो नीड है हमारे पास डाटा एनालिसिस की, उसको जो है वो कंप्लीट किया जा सके। सो स्टूडेंट, ये तो थी इसकी शॉर्ट हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।